हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम जो हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो एचपी जीके पूछा जाता है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में ये हमारा 7वां वीडियो है। तो जो आपके सामने क्वेश्चन है ये जो है इंडिया स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड है और इसके बाद हमारे पास इसमें आगे एचपी जीके के क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। जो एच पी जी के अलावा जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं और जो एच पी जी के क्वेश्चन होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाता है और जो आंसर यहाँ पे बताए जाते हैं वो जो ऑफिशियल आंसर की होती है उसके बेस पे यहाँ पे टिक किए होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 39A में जो है प्रोविज़न फॉर फ्री लीगल एड की का प्रोविज़न है, प्रोवाइड करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय राष्ट्रपति के चयन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसमें ए और बी। तो पढ़ देख लेते हैं। ए और बी में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जब भारत के राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होता है उसमें वोट कौन कौन डालता है। तो जो हमारे एमएलएज होते हैं और जो एमपीज़ होते हैं, चाहे वो लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो, या एमएलएज जो हमारे स्टेट्स में होते हैं, वो सब जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसके अलावा जो गलत ऑप्शन है उस पर उनको भी आप देख सकते हैं कि राज्यपाल का चुनाव विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण कर सकता है, ऐसा भी नहीं। और डी जो है ये भी गलत आंसर है। क्वेश्चन 140 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि हमें जो है करेक्ट आंसर जो है फाइंड आउट करना है। जो दो लिस्टें दी गई हैं तो इसमें पहला, इसमें जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन सी टिक है। अब हम सी के हिसाब से देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो ये बोल रहा है कि जो यूनियन लिस्ट है यानी संघ सूची है वो 7वीं जो सूची है उसमें दी गई है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लैंग्वेजेस, जो भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में सूची में दर्शाई गई हैं संविधान में। जबकि ऑप्शन जो तीसरा है राज्यसभा में पदों का आवंटन, वो संबंधित है संविधान की 4थी सूची से। और जो ऑप्शन 4 है उसमें दिया गया है आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन, वो संबंधित है 6ठी सूची से। तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया हमसे इनमें से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्था की स्थापना भारत में हुई थी। तो जो भारत में पंचायती 73rd अमेंडमेंट जो था वो 1992 में हुआ था और इसके अनुसार जो था पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 142 है, संसद की संयुक्त बैठक का सभापतित्व तो कौन करता है। तो हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट। तो जो स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर, वो करता है जॉइंट जो सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, उसका सभापतित्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संसद किससे बनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो भारतीय संसद में जो आते हैं ऑप्शन डी राइट आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। तो इन तीनों को मिला के ही भारतीय संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं, अवशिष्ट शक्ति उन विषयों के बारे में कानून बनाने की शक्ति है जो तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है। निम्नलिखित में से किसको दी गई है। आप जानते होंगे कि 3 प्रकार की सूचियां हैं,
केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें सबके अधिकार हैं, कुछ अधिकार केंद्र के पास हैं, कुछ राज्य के पास हैं, और समवर्ती सूची में जो अधिकार दोनों के पास आते हैं वो उसमें दिखाए गए हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियों की के बारे में जो ये तीनों लिस्ट में जो चीज़ें नहीं आती हैं, उनकी जो अवशिष्ट शक्तियाँ, उनके बारे में कानून बनाने की जो शक्ति है वो यूनियन को यानी केंद्र सरकार को ही है। क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है 145 में, सरकारीय आयोग का गठन किस संबंध में किया गया था। जो सरकारीय कमीशन था वो था केंद्र राज्य संबंध में संतुलन बनाने के लिए। तो आपको पता होगा सरकारीय आयोग का गठन भारत सरकार ने 1983 में किया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया, मतलब उनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया, इसलिए इस आयोग को सरकारीय आयोग का नाम दिया गया था। ये इसका काम था राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति संतुलन को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 146, संविधान में संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो जो आर्टिकल 368 है उसमें द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 368 संविधान का जो है वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करने की पावर प्रोवाइड करता है, मतलब उसमें ये प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन 147 देख लेते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन डी है ये गलत है, मतलब सही नहीं है। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं, लिखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं होते हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो नहीं होती हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो सही है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भी हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। इसमें लिखा गया है शून्यकाल से संबंधित नियम भारत संविधान में वर्णित हैं, मतलब 0 आवर्स के जो रूल्स हैं वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित हैं, मतलब वो लिखे गए हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है वो सही हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। जो सदस्य शून्यकाल के दौरान प्रश्न प्रस्तावित करना चाहते हैं उन्हें सत्र अध्यक्ष को सत्र प्रारंभ होने से पहले सूचित करना आवश्यक है। शून्यकाल में प्रश्न अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करना अध्यक्ष मतलब ये कर सकता है, स्वीकार या अस्वीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। तो ये है ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो आपको पता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो साउथ इंडिया में हैं, और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इनके कुछ हिस्से हैं। और आप जानते होंगे कि नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है डोडा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिरी। तो आपको पता है जो गिरी है वो यमुना की सहायक नदी है गिरी। इसके अलावा यमुना की दूसरी मुख्य सहायक नदी है टॉन्स। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो रेणुका जी बांध परियोजना है वो जो है गिरी, टॉन्स और यमुना, मतलब तीनों पे ये बन रही है। जो गिरी नदी पे है वो रेणुका जी बांध वहाँ पे बना है, जबकि टॉन्स पे जो है, इसके अलावा जो यमुना पर है वो है लखवार परियोजना, जबकि टॉन्स नदी पर है किसाऊ परियोजना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आंध्रा के बारे में देख लेते हैं। जो आंध्रा रिवर है वो है ट्रिब्यूटरी है पब्बर नदी की, मतलब जो आंध्रा नदी है वो सहायक नदी है पब्बर की। आपको पता है कि पब्बर जो है बाद में टॉन्स में आकर मिलती है। इसके अलावा एक और नदी यहाँ पे दिखाई गई है बाटा। बाटा जो है वो भी यमुना की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बहुत इजी क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्ष भर में सबसे कम वर्षा होती है। तो आपको पता है जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसकी स्पीति एरिया में, एक्चुअली पूरे लाहौल स्पीति में डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे कम बारिश होती है, पर उसके भी स्पीति वैली जो है उसमें सबसे कम बारिश दर्ज की जाती है साल भर में। अगला
क्वेश्चन देख लेते हैं। लामांडल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप जानते होंगे जो लामांडल झील है वो जिला चंबा में स्थित है। अगर आपसे सिर्फ डल झील पूछा जाए तो वो जिला कांगड़ा में स्थित है, और लामा झील अगर अकेले पूछा जाए तो इसी झील की बात हो रही है, जो इसको लामा झील या लामा डल झील भी बोलते हैं, जो कि जिला चंबा में स्थित है। आपको पता है इसके अलावा जिला चंबा में जो है गडासरू झील, खजियार झील, मणिमहेश झील, चमेरा झील, महाकाली झील, ये झीलें भी जिला चंबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है तेगपो नदी जो है किस की जो है सहायक नदी है, मतलब तेगपो नदी जो है स्पीति नदी की सहायक नदी है। तो आप जानते हो कि जो स्पीति नदी है वो स्पीति से निकलती से बहकर लाहौल स्पीति में स्पीति से बहकर इसके बाद ये किन्नौर में दाखिल होती है, और किन्नौर में ये मिल जाती है सतलुज नदी से। ये पहली नदी है जो कि भारत में सतलुज के एंटर होने के बाद जो है पहली ट्रिब्यूटरी है, जो कि स्पीति नदी है, सतलुज नदी में मिलने वाली पहली नदी है। मतलब किन्नौर में शिपकी से जब एंटर होते हैं सतलुज नदी तो उसके बाद स्पीति नदी जो है पहली नदी है जो कि सतलुज में मिलती है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि स्पीति की जो सहायक नदी है उसका नाम तेगपो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 175। स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं? तो आपको पता है दुख का दरिया है यहाँ पे 175 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, स्वां नदी, जो कि जिला उन्ना में बहती है। और एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हिमाचल में दुख का दरिया किसे कहा जाता है? तो वो स्वां नदी है। तो इसको इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि उन्ना का शोक किसे कहते हैं? तो उन्ना का शोक का स्वां नदी। और एक क्वेश्चन और है कि भारत का शोक किसे कहा जाता है? तो एक नदी है कर्मनाशा नदी जिसे भारत का शोक कहा जाता है। ये नदी वाराणसी, उत्तर प्रदेश के आरा और बिहार जिले में बहती है, जिसे एक अपवित्र नदी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल्लू घाटी में जो मणिकर्ण है वो किस देवता से उसका नाम संबंध जोड़ा जाता है? तो भगवान शिव से इनका संबंध जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन चंबा जिले में इनमें से कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी राइट आंसर कोपरा जो है जिला कांगड़ा में एक जलप्रपात है। इसके अलावा आप देखते हैं सतधारा पंचकुला में है, कल्लिका भी जिला चंबा में है, ठंडे पानी का ये, और धनखेड़ा और धनछो ये भरमौर चंबा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 178। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो बड़ा सिगड़ी जो है जिला लाहौल में स्थित है ये, और मेनली ये चंद्रा वैली में स्थित है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा चंद्रा वैली में है। तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 179। इसमें पूछा गया है चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे जो चोलंग चोटी है, ये चोलांग चोटी भी लिखा होता है कहीं पे, वो है कांगड़ा में, और कांगड़ा में जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसमें ये स्थित है। ये 3270 मीटर हाइट पे है चोलंग चोटी। और आपको पता है कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है शिला चोटी। शिला जो है लगभग 7025 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये जिला किन्नौर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कांगड़ा को चंबा से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कांगड़ा को चंबा से जोड़ने वाला दर्रा है वो है वारू दर्रा। वारू का मतलब होता है हवा का प्रवेश द्वार, जबकि दराटी दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है, और तामसर दर्रा कांगड़ा में स्थित है। इसके अलावा जो कलीचो दर्रा है ये चंबा से लाहौल के लिए एक ट्रैक मार्ग है, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक मार्ग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में स्थित नहीं है? तो आप नेहरू कुंड जानते हैं हिमाचल के कुल्लू जिले में है, रोरिक आर्ट गैलरी भी कुल्लू में है, नग्गर महल भी कुल्लू में है। इसमें नग्गर और रोरिक जो है ये दोनों नग्गर नामक जगह पर स्थित हैं, जबकि जो नेहरू कुंड है वो आपका मनाली में विशिष्ट जगह पर स्थित है। तपोवन है ये जिला कांगड़ा में। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 182 देख लेते हैं।
1997 ईस्वी में शिमला जिले का कौन सा गांव जो था आंध्रा नदी में बह गया था? तो चिड़गांव जो था, ऑप्शन बी जो था वो आंध्रा नदी में बह गया था। क्वेश्चन 183, हरिराय मंदिर चंबा के किस इलाके में स्थित है? तो जो चंबा के चौगान में है, वहाँ पे हरिराय मंदिर स्थित है, चंबा के चौगान में। इसके अलावा आपको पता होगा चंबा में और भी मंदिर हैं, जैसे 84 मंदिरों का समूह है जो कि जिला चंबा के भरमौर में स्थित है। इसके अलावा सुई माता मंदिर है जो कि जिला चंबा में है। चंपावती मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो चंबा में एक और भी मंदिर है, मतलब इसमें यमराज की मूर्ति है, और ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें यमराज की मूर्ति स्थापित की गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर लगता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर बशोली में लगता है आपका पीर निगाह मेला। इसके अलावा जिला ऊना में बाबा बड़बाग सिंह मेला भी लगता है, और चिंतपूर्णी मेला लगता है, पिपड़ू मेला लगता है। ये सब मेले जो हैं जिला ऊना में लगते हैं। क्वेश्चन 185 है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार जो है मुख्यतः गद्दियों द्वारा मनाया जाता है? तो जो नवाड़ा है, ऑप्शन सी ये राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में लगता है? तो ये लगता है मार्च माह में। नलवाड़ी मेला जो था, जब बिलासपुर के राजा थे, राजा अमरचंद, उनके समय में शुरू हुआ था, और ये शुरू करवाया था एक अंग्रेज थे, गोल्डस्टन। उन्होंने 1889 में इसको शुरू करवाया था। तो इसे हम पशु मेला भी कहते हैं, नलवाड़ी मेला को, और ये लुहणू मैदान में लगता है। इसके अलावा बिलासपुर में गुग्गा मेला होता है, मारकंडा मेला होता है बिलासपुर के जुखाड़ा में, और नैना देवी मेला होता है नैना देवी मंदिर में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बघाटी बोली है वो प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, बिलासपुर में बोली जाती है कहलूरी। शिमला में महासुवी जिसे बोली कहते हैं वो बोली जाती है। इसके अलावा सिरमौर में सिरमौरी भाषा बोली जाती है। एक्चुअली यहाँ जो बोलियाँ हैं वो अलग अलग, मतलब एक ज़िले में कई ज़्यादा बोलियाँ भी बदल जाती हैं हिमाचल में। तो इनके कुछ नाम हैं, जैसे जनसौरी, सिरमौरी, बघाटी, क्योंथली, और इसके अलावा मंड्याली, चंब्याली, भद्रवाही आदि ऐसे कुछ नाम हैं, कुल्लवी। तो ये सब बोलियाँ हैं हिमाचल की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊना जिले में फ्रूट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये ऊना जिले के सलो में स्थित है, और ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 189 है, हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी? तो ये मिली थी ऑप्शन डी 1955 में। तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्यतः जुड़ा है? तो दानव नृत्य जो है वह लाहौल स्पीति से जुड़ा है। इसके अलावा शोन, छोलन, मकर नृत्य, शेरनी, धुरे, गारफी, और पिन घाटी में होता है भुट्टन, मुंकर, मुखौटा, और जो यहाँ पे हमने दानव नृत्य पढ़ा इसको राक्षस नृत्य भी कहते हैं, शाबू, शुंतो। ये जो है जिला लाहौल में किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है लामाओं द्वारा छम या छाम कहते हैं हमें, वो भी प्रदेश के लाहौल जिले में किया जाता है, लोक नृत्य है। 191 अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी को पूजा जाता है? तो मनीषी या ऋषि जिन्हें कहते हैं, तो मार्कंडेय, ऋषि मार्कंडेय। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन कौन से मुख्य सूचना स्रोत हैं? मतलब उन्हें हमें राणा और ठाकुरों की जानकारी कहाँ से मिलती है जो हिमाचल प्रदेश के हैं? तो उनकी मिलती हैं राजतरंगिणी से, और बैजनाथ की प्रशस्तियाँ हैं, चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख हैं। मतलब इन सभी से, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी? तो क्योंथल के राणा को
1857 में, और अगर मैं सही हूँ तो इनका नाम जो था, राणा जो थे, इनका नाम था राणा संसार सेन। तो आपको पता है कि क्योंथल की स्थापना गिरी सेन ने की थी लगभग 1211 ईस्वी के आसपास। और उस समय जो था क्योंथल की राजधानी थी जुंगा। तो अगर आपको कुछ और पता है क्योंथल के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट के लेखक हैं। तो एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं JPH वोगल। तो इन्होंने लिखी थी एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह किरा ग्राम के राणा के साथ किया था, जो उनके मातहतों में से एक था? ये मुखिया थे हृदय चंद्र। हृदय चंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह जो था किरग्राम, हृदय चंद ने किया था अपनी पुत्री का विवाह किराग्राम के राणा से। क्वेश्चन नंबर 196 देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन किया जो अक्सर उनकी सत्ता को चुनौती देते रहते थे? तो ये थे राजा बहादुर सिंह। कुल्लू के राजा बहादुर सिंह, इनका जो शासनकाल था 1532 ईस्वी से लेकर, मतलब 1532 ईस्वी में बहादुर सिंह जो थे कुल्लू के राजा बने थे। और इन्होंने कुल्लू में जो वजीरी रूपी थी उस पर अधिकार कर लिया था। और इन्होंने ही मकारसा में या मकराहा में बोलते हैं उसको अपनी राजधानी बनाया था। और इन्हीं बहादुर सिंह ने अपनी पुत्री, इनकी 3 पुत्रियाँ थी, उनका विवाह इन्होंने करवाया था चंबा के राजा गणेश वर्मन से। और 1559 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी थी? तो ये थे चड़ी में। चड़ी में जो था, चड़ी के राणा ने पानी मार्ग खोलने के लिए अपने बहू की बलि दी थी। ऑप्शन क्वेश्चन 198 जो है, इसमें पूछा गया है कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासतें आती हैं? तो जो कांगड़ा रियासत समूह था उसमें रावी और सतलुज के बीच का जो भी एरिया था उसमें आने वाली रियासतें जो थी कांगड़ा रियासत समूह में आती थी। छोटी बड़ी जो भी रियासतें थी रावी से सतलुज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 199। हचिसन और वोगल जो थे वो निम्नलिखित में से किसे मोहम्मडन रियासत मानते थे? तो वो मोहम्मडन रियासत मानते थे शाहपुर को। ये दोनों ऑथर थे, लेखक थे, वोगल और हचिसन। इन्होंने, आपको पता होगा कि हचिसन जो थे उनकी एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, ये जॉन हचिसन इन्होंने लिखी थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं थी? तो गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं मतलब गुलेर के बाद गुलेर को टूटने से जो आगे रियासतें बनी थी उनमें थी सिब्बा और दत्तारपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिब्बा और दत्तारपुर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, या अगर मैं कुछ गलत पढ़ा देता हूँ या आपको किसी ऑप्शन में डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।